नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं एपीएन और चुनाव पर हमारी पैनी नजर है और आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और मेगा रोड शो की ये तैयारी। तो यूपी के छठे चरण में वहां पर पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और मऊ, इन 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान चल रहा है। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस की पर्याप्त मात्रा में तैनाती की गई है। 49 सीटों पर कुल 635 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 63 महिला प्रत्याशी हैं। बसपा ने सभी 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी के 45, कांग्रेस के 10, समाजवादी पार्टी के 40 उम्मीदवार मैदान में हैं। देवरिया, आजमगढ़, मऊ, बलिया नगर, गोरखपुर नगर विधानसभा सीटों के मतदाताओं को अपने मतदान की तस्दीक करने की भी सुविधा मिलेगी। इन मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनमें मतदाता को अपने मतदान की पर्ची भी देखने को मिलेगी। हालांकि ये पर्ची मतदाता के हाथ में नहीं आएगी, बल्कि मतदान के 7 सेकंड के बाद साथ लगे ड्रॉप बॉक्स में गिर जाएगा। और छठे दौर के दौरान दंगल, 635 उम्मीदवार मैदान में 7 जिलों की, और कहां कहां पर कौन है, किस तरह के क्या आंकड़े हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 77,84,000 महिलाओं समेत 1,72,00,000, और ये छठे दौर का दंगल मैदान में 635 प्रत्याशी हैं। तो छठे दौर का मतदान सुबह 7 बजे से ही चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और अगर करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 160 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। 126 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं। ऐसे उम्मीदवार भी मैदान में, और हर पार्टी में लगभग 2012 की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 27, बसपा 9, बीजेपी 7, कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच अपने वोट डाल रहे हैं, और बलिया, महाराजगंज, आजमगढ़, देवरिया और मऊ में लोग हिस्सा ले रहे हैं। एपीएन भी आपसे अपील करता है कि आप अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दें, वोट डालें। तो लोकतंत्र का यह महापर्व, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह 7 बजे से ही मतदान का कार्यक्रम चल रहा है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है, क्या सुचारू रूप से, कहीं कोई दिक्कत या क्या कुछ। इस सब पर हमारी पैनी नजर। छठे चरण का ये मतदान जो चल रहा है, और शाम तक पल पल की खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो लोकतंत्र का ये महापर्व, जहां मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर गोरखपुर की बात करें तो वहां पर छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटों पर वोट डाला जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। गोरखपुर जिले के विधानसभा से कई पूर्व मंत्री और बाहुबली भी मैदान में हैं। विधानसभा का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। 127 प्रत्याशी इस मैदान में हैं और 34,32,000 मतदाता हैं जो इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे साथ इस समय कुछ मतदाता भी यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आधार तो एक ही होता है, वो है विकास। जो हमारा विकास करेगा, हमारे बारे में सोचेगा, हमारे हित के बारे में सोचेगा, हम तो उसी आधार पे चुनेंगे अपने नेता को। विकास और सुरक्षा के आधार पर हम लोग वोट डालते हैं, ताकि भय मुक्त प्रदेश रहे।
पूरे वर्ष हम लोग भय मुक्त होकर काम कर सकें। जो विकास की बात करेगा उसे ही नेता चुनेंगे। हम इस वक्त जिस बूथ पे खड़े हैं आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो गया है। सुरक्षा के यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे पुलिस के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद हैं ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करा सकें। सुबह से ही मतदाताओं की यहाँ लाइनें लगी हुई हैं। अब देखना ये है कि 11 मार्च को जो फैसला आएगा वो ये तय करेगा कि किस नेता के सर पे जीत का सेहरा बनता है और किस नेता के सर पे हार का। एपीएन से जगदम्बा त्रिपाठी, गोरखपुर। तो छठे चरण में जिन इलाकों में मतदान हो रहा है उनमें गोरखपुर भी शामिल है और यहां बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार सांसद योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है। आदित्यनाथ ने भी आज गोरखपुर में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। जनता का जो रुझान है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सपा बसपा के कुशासन से वो मुक्ति चाहता है और 11 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो आप सभी इस बात को देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएगी। सपा बसपा के कुशासन का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। हमने विकास और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया और जनता ने केंद्र में मोदी सरकार की कार्य पद्धति को देख करके हमारे इश्यू को हाथों हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। छठे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 49 में से 45 सीटें निश्चित मिलेगी, इसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो यहां हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए चुनाव मतदान आखिरी चरण में छठे चरण का मतदान चल रहा है और 49 सीटों पर और हर जगह हमारे रिपोर्टर संवाददाता मौजूद हैं पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए। देवरिया से हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह से आज का चुनाव खास? देखिए अरविंद, अगर बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल में एक तरीके से इतिहास गढ़ा जा रहा है और आने वाली भविष्य की सरकार के लिए एक तस्वीर तैयार की जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पथरदेवा में, पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर प्रतिष्ठा लगी हुई है पूर्व मंत्री शाकिर अली की और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सूर्य प्रताप शाही की। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है कतारें जो लगी हुई हैं वो कतारें आपको साफ तौर पर दिख रही हैं। रामपुर महुआ बारी एरिया है और यहां पर आप सकते हैं कि तकरीबन 8 बूथ बनाए गए हैं, जिन बूथों पर लाइनें लगी हुई हैं, कतार लगे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने वोट को कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद जनता जो है वो यहां पर विकास के मुद्दे को लेकर के वोट करने आई हुई है, विकास को लेकर के वोट करने जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, अरविंद, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग सोच करके और किस तरीके की तस्वीर सरकार की देखना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके मन में जिसको वोट करेंगे? सर, हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार है वो विकास की है और फिर को हम री करने जा रहे हैं। एक बार फिर चाह रहे हैं कि विकास वाली सरकार अखिलेश जी की एक बार फिर आए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मतदान इतना खर्चा किया जा रहा है प्रचार पे और यहाँ पे 5-10% लोग है वो आ रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बूढ़ी औरतें 80 साल की वो भी यहाँ पे आई हैं बूथ पे और वो वापिस जा रही हैं, टांग के लोग लेके आ रहे हैं और हर पार्टी मतदाता के घर जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सर, आपके मन में क्या आधार चल रहे हैं? आप खुद एक जनप्रतिनिधि हैं, आप खुद यहाँ से प्रधान हैं, आपके मन में क्या आधार हैं जिसको लेकर के वोट करेंगे? जी सर, हमारे वहाँ विकास हुआ है तो विकास के लेके ही वोट हम लोग कर रहे हैं कि फिर से जो सरकार आए वो विकास करे। मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं। आप लोग किसके आधार पर वोट करने आई हुई हैं? आप लोगों को क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर बुनियादी सुरक्षा सुविधा ठीक जी यही काम है कि हम लोग को सड़क और जहाँ पे एथी है वो सही हो जाए। आप वोट करने आई हैं, आप किन आधार पे वोट कर रही हैं? हाँ, जे अच्छा काम करी ओकर वोट दिहल जाए और क्या जौन काम होइल बा अच्छे होइल बा। अरविंद, यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अब विकास की परिपाटी के आधार पर ही वोट कर रहे हैं और विकास ही इनका मूल मसला है, मूल मुद्दा है। जो विकास करेगा उसको ये लोग वोट करेंगे। नई सरकार की तस्वीर को यूं ही बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अरविंद, बिल्कुल विक्रम, अगर पिछले चरणों के चुनाव की बात करें और आज आप सुबह से देख रहे हैं सब कुछ, क्या लग रहा है कि लोगों में उसी तरह से उत्साह है? पिछले आंकड़ों की अगर बात करें वो आंकड़ा इस बार बढ़ेगा शाम तक?
देखिए अरविंद, जिस तरीके की अभी तक की जो तस्वीर आई हुई है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो 2012 का जो आंकड़ा था उससे काफी अच्छा आंकड़ा इस बार का रहेगा। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है क्योंकि मसला यहां पर साफ है, क्योंकि विकास के मसले को लेकर के जनता वोट कर रही है। इसके साथ अगर देखा जाए तो जागरूकता जो है निर्वाचन आयोग ने काफी ज्यादा यहां पर फैलाने की कोशिश की है। गांव गांव शहर शहर में मूविंग वैन्स के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है। जनप्रतिनिधि भी जो है वो इस बार वोट करने के साथ साथ लोगों को अपने घरों से निकलने के साथ वोट करने की अपील करके आए हुए हैं। इसका प्रभाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और ये हकीकत कहीं ना कहीं जो मेरे पीछे बूथ हैं वो ये बयां कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और सुबह 7 बजे से ही चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे कोई भी हो, वो यहां पर आ रहे हैं और अपने अपने वोट को डाल रहे हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि पूर्वांचल में 49 सीटों पर वोट हो रहे हैं और मतदान हो रहे हैं। प्रत्याशी चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं, उनकी किस्मत आज 2000 पानी, स्वास्थ्य, इन सुविधाओं, सुख सुविधाओं को लेकर और बुनियादी सुविधाओं को लेकर वोट कर रहा है और नई सरकार की तस्वीर गढ़ रहा है। तो तस्वीरें हम आपको जगह जगह दिखा रहे हैं, क्या कुछ है अपडेट, और हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें जहां लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए और लोकतंत्र के इस महापर्व पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए, अवस्था उम्र चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि लोगों में उत्साह दिख रहा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे विक्रम मिश्रा कि इस बार पिछली बार के अगर चुनाव की बात करें, 2012 के आंकड़ों की बात करें, तो वो साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा वो तो शाम तक ठीक आंकड़े आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उत्साह साफ तौर पर लोगों में दिख रहा है। और जिस तरह से विक्रम ने लोगों से बात की, वहां देवरिया में विकास के मुद्दे को तरजीह दी जा रही है, लेकिन क्या दूसरे जो तरीके हैं, जो रणनीति है, वो काम करेंगे इस बार? तो इन तमाम मुद्दों पर अलग अलग जगह चुनाव की क्या स्थिति है वो हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ हम इस पर चर्चा भी करेंगे, इनके तमाम पहलुओं पर, कि इस बार के चुनाव को किस तरह से देखा जाए, आगे क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जनता का मूड क्या है और किन आधार पर वो आगे बढ़ रही हैं, और पार्टियों का क्या कहना है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ इस चरण के चुनाव को हम बेहतर तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। कौन कौन लोग हैं हम आपको बता देते हैं। नरेंद्र सिंह राणा हैं, प्रवक्ता यूपी बीजेपी। साथ ही साथ रविंद्र सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कुलसुम तल्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही साथ सरबजहाँ हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। 2014 के अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जिस तरह से आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में जीत हासिल की, एक वक्त अब बीत चुका है, कहीं ना कहीं लोग अब रिजल्ट चाह रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा या फिर चुनौतियां हैं तो किस तरह से? नहीं, बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन होगा, और प्रदर्शन का कारण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निरंतर जो काम करने की एक कार्यशैली है, और जिस प्रकार से वो स्वयं भी और उनके पूरे मंत्रिमंडल के लोग इस देश में जो सन 47 से शुरू हुआ था भ्रष्टाचार, और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं के केवल नेता बड़े हो रहे थे, उनके घर बड़े हो रहे थे, उनके परिवार पार्टी हो गए और वो पार्टियां देश पर राज करने लगी। तो ऐसी एक मानसिकता घर कर गई थी कि नेता जो चाहेगा वही होगा। लेकिन अब ये हुआ है कि जनता जो चाहती है वो भी होता है। ये 2014 में जब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ था तो हम 73 सीटें जीते थे यहाँ से, जिसमें 59 सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई थी, 21 पर समाजवादी पार्टी की हुई थी। तो इतना बड़ा जनमत प्रधानमंत्री को मिला, तो प्रधानमंत्री को उसको बनाए रखना, उस जनमत को हमसे जुड़े रहना, वो अलग चीज है कि विधानसभा चुनाव नहीं थे उस समय, लोकसभा चुनाव थे, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही थे, समाजवादी पार्टी ही थी, केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो इन्हीं के सरकारों के खिलाफ ये मत पड़ा था। नरेंद्र जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस वक्त आप 2014 की जो आप बात कर रहे हैं और बम्पर जीत तो सबने देखा भी, उस समय जो एक उम्मीदें थी, उस समय तमाम बातें कही थी, विकास के मुद्दे पर आप लोग आगे बढ़े थे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब इस वक्त के बाद, कुछ वक्त शासन के बाद, लोग रिजल्ट देखना चाह रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। इसकी वजह से लोगों का एक गुस्सा दिखेगा।
नहीं अरविंद जी, देखिए क्या है कि जो पूरा रिजल्ट 5 साल में आना है सरकार का, वो 2.25 साल में देखना चाह रहे हैं, तो उतना अंतर तो है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो रैलियों में बताते हैं, एक एक घंटा भाषण देते हैं कि मैंने जो है गरीब जो जिनके घर में चूल्हा नहीं था, 52 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में गैस सिलेंडर दिए। फ्री मतलब वो सब्सिडी उनके आह्वान पर लोगों ने छोड़ी। शायद लाल बहादुर शास्त्री के बाद मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी अपील पर लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी दूसरों के लिए, यानी कोई अतिरिक्त बजट की व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के जो गांव बिजली नहीं थी, जहां बताइए आज भी आजादी के 70 साल बाद हो गए थे, तो वो लोग गांव में बिजली नहीं, आज भी बहुत से गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। ऐसे 1464 गांवों को बिजली देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे उद्योग, उसमें 20,000 करोड़ रुपया जो कम इंटरेस्ट पे था वो प्रधानमंत्री जी ने यहां देने का काम किया। 11,000 स्कूलों में सफाई अभियान जो है, जो स्वच्छता अभियान है, उसके तहत स्कूलों के अंदर टॉयलेट्स बनवाए गए। ऐसे ही करीब करीब करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। और प्रधानमंत्री जी निरंतर, जैसे एक बीमा योजना 12 रुपए सालाना, उसमें करोड़ों लोगों को लाभ दिया गया। 3 करोड़ लोगों के जन धन खाते खोले गए जीरो बैलेंस से। चलिए ठीक है नरेंद्र सिंह जी, आप इस तरह की जो बातें आप कह रहे हैं वो जमीनी स्तर पर कितनी कारगर हुई, जनता का मूड क्या बना है, वो तो आने वाले वक्त में पता चली जाएगा। सर्वज जहां हमारे साथ हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर जिस तरह से नरेंद्र जी ने बातें कही उससे कितना इत्तेफाक रखती हैं आप? 27 साल यूपी बिहार को लेकर आप लोगों ने भी नारा बुलंद किया था और अब फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ हैं, किस तरह की चुनौतियां आपके सामने? हर सवाल का जवाब देंगे, थोड़ा पेशेंस लें। अभी जिस तरह से बीजेपी के भाई हमारे कह रहे थे कि लोगों ने सब्सिडी छोड़ी प्रधानमंत्री जी के अपील पे, 250 करोड़ सब्सिडी छोड़ने के लिए 500 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, 2014 में जब ये आए थे तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, काला धन, ये सब मुद्दे थे। 2.5 साल में लोगों को कहीं भी इस पे एक कदम भी चलते हुए प्रधानमंत्री जी नहीं दिख रहे। इन्होंने कहा कि 60 साल में कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग थे वो बड़े बड़े महल बना लिए। सिर्फ अभी इस सेगमेंट में जो चुनाव हो रहा है 2.5 साल में, इनके पास 73% करोड़पति कैंडिडेट्स हैं। वो करोड़पति कैसे हो गए हैं ज्यादा बेहतर ये बता पाएंगे। और स्टेट वाइज बताते हैं, काला धन, नोटबंदी, जिस तरह से नोटबंदी से आपने वार किया है लोगों को, उससे आप जवाब देने में यूपी की जनता आपको जरूर देगी। महंगाई की बात पे बता देते हैं, आपने कहा कि महंगाई सिर्फ प्रधानमंत्री जी जब शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, कसाब की बात करते हैं, बिजली तक को हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, वैसी सूरत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने होली के मौके पर लोगों को एक नायाब तोहफा दिया है। 80 रुपया 86 रुपया गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा करके, जो 414 रुपये पे सिलेंडर मिलता था यूपीए के जमाने में, आज 777 रुपये में मिल रहा है। जो प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपये में मिलता था वो आज 10 रुपये में मिल रहा है। वाकई आप बहुत तरक्की करा दी है हिंदुस्तान को। जो 60 रुपये दाल कांग्रेस के जमाने में थी, आज 200 रुपये दाल बिक रही है। गरीब की थाली से तो आपने दाल रोटी भी छीन ली। आप क्या बात कर रहे हैं सर? इन सब सारे सवालों का जवाब यूपी की जनता आपसे मांग रही है। इसीलिए पूरी कैबिनेट को आपको लगाना पड़ रहा है सिर्फ वाराणसी का किला बचाने के लिए, क्योंकि 73 एमपी आपको यूपी ने दिए थे। 73 एमपी का मतलब होता है एक फुल मेजोरिटी के तरफ आपको बढ़ाया था। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी थी यूपी ने, लेकिन यूपी के लिए आपने क्या किया? कोई जरूरी नहीं है कि स्टेट की तरक्की कराने के लिए स्टेट में सरकार भी उसी पार्टी की हो जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है। ठीक है सरबत जी, सब कुछ अगर आपकी बात मान भी लिया, इसका जवाब मैं लूंगा नरेंद्र सिंह जी से, लेकिन आप अपना भी आधार बता दीजिए। 27 साल यूपी बिहार, जैसे मैंने कहा कि जिस नारे के साथ आप लोग चले थे और अब समाजवादी पार्टी के साथ, क्यों जनता आपके साथ जुड़े? 27 साल यूपी बिहार की बात आप कहते हैं और उसको जवाब देने में हमको एक जरा सा भी एतराज नहीं है। हम 27 साल से यूपी में नहीं थे। यूपी की जो दशा दुर्दशा या जो कमी बेसी थी उसके लिए लेकर के हम आगे बढ़े थे एज ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन बिहाली के जो कारण थे, जो इंडिकेशन आपका रहा है, आप उन्हीं के साथ हैं। पूरा जवाब सुन लीजिए। यूपी हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी 403 सीटों पे हमारी तैयारी शुरू हुई, लेकिन हमें लगा कि अगर हम अखिलेश जी के साथ मिलकर के यूपी के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकते, जैसा कि हमने बिहार में किया था।
बिहार में नीतीश सरकार एक अच्छे ईमानदारी के साथ चल रही थी, एक अच्छे नीयत के साथ चल रही थी। उसी तरह से अखिलेश जी एक अच्छी नीयत रख रहे थे यूपी की तरक्की के लिए, उसको तेज धार देने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ आई और हमको कोई एतराज नहीं है कि हम अलायंस में आए। लेकिन बीजेपी जो हिडन अलायंस करके चल रही है मायावती जी के साथ, ये जनता को छलावा कर रही है। मन का बदलाव क्या जनता पर असर डालेगा, जनता का मन बदलेगा या फिर क्या कुछ करेगी? तो कर वक्त के साथ युवाओं का साथ पसंद है। नरेंद्र सिंह जी, अगर आप जवाब देना चाहें संक्षेप में, उसके बाद मैं रविंद्र जी का रुख करूंगा। नहीं, देखिए, जैसा अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा है, तो इनको शायद कुछ, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी, मैं बार पहले भी कहा कि बोलते हैं कि मैंने कैंसर और शुगर और दिल से जुड़ी बीमारियों के जो दाम बहुत ज्यादा थे, यानी उनको 85% तक मैंने कम किया आम आदमी के लिए। यहाँ ये बात कहना बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में। सबसे महंगी दवा हो गई है कैंसर की सर, कैंसर की दवा कई गुना दाम बढ़ गए कैंसर की दवा की। सुन लीजिए, जो बिल्कुल सुन रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। कैंसर की दवा कई गुना ज्यादा महंगे हो गए। ये गरीब के लिए, किसी भी गरीब हो, गांव का हो, शहर का हो, सबके लिए इलाज कैसे उसको सस्ता मिले, किस बीमारियों से आज हमारे देश के लोग जूझ रहे हैं, उनके दाम उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल इस पे अध्ययन किया। सर, अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी यूपीए के जमाने में इतना ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी दी गई थी, इसके लिए विदेश से लोग सर्वजा जी, आपने कहा, मैंने बात सुन लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। दालों के अंदर जो है केवल एक दाल छोड़ के, जिसको शायद अरहर की दाल ना उसकी मूंग की दाल कहते हैं, बाकी दाम जो है 35 से 40% तक कम हुए हैं। कैसे बता दीजिए ना, मसूर की दाल, मसूर की दाल का दाम बता दीजिए ना। ईमानदारी से काम करते हैं तो उसके परिणाम मिलते हैं। कोई भी सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो उसको परिणाम मिलेंगे। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने जो लाखों लाख करोड़ रुपया हमारे देश का जो बचा है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, वो जनता के हित में जब काम करता है। चलो ठीक है, इस तरह के दावे वादे कितने काम करते हैं, क्या कुछ हुआ है, ये भी जनता देख रही है। 11 अरब रुपये, एक मिनट अरविंद, 11 अरब रुपये सिर्फ 2.5 साल में 11 अरब रुपये प्रधानमंत्री ने अपने एडवर्टीजमेंट पे लगाए हैं। इसका जवाब भी जनता आपसे मांगेगी। एडवर्टाइजमेंट प्रधानमंत्री ने लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो है चैनल चला रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट भारतीय जनता पार्टी अलग करती है, सरकार अलग करती है, 11 अरब रुपये, प्रधानमंत्री कोई एडवर्टाइज नहीं करते हैं। तो बता दीजिए ना कि बीजेपी के पास 11 अरब रुपये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के लिए कहां से? ठीक है, यही एक सवाल नहीं, और भी कई सारे सवाल है जनता के मन में, और उसका जवाब तलाशने और अपना जवाब देने के लिए ही वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी और चीजें जल्द ही साफ हो जाएगी 13 तक। रविंद्र जी भी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, अगर 2012 के चुनाव को देखें या लोकसभा चुनाव को देखें और अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या चीजें बदली हैं जनता के मन में? ठीक ठीक क्या और किस आधार पर जनता आगे बढ़ती हुई दिख रही है? अरविंद जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे सभी पार्टियों ने कहा कि विकास के नाम पर चुनाव, विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात शुरू हुई, लेकिन आखिरी दौर हर जगह आते आते विकास दूर चला गया और ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आ गए, और जिन मुद्दों को लेके और एक दूसरे पर जिस तरीके के घटिया और ओछे आरोप लगाए जाने लगे और उनके आरोप प्रत्यारोपों के जवाब दिए जाने लगे, इससे जनता का सारा ही रुख बदल गया। अब ठीक है, जनता चाहती है कि विकास हो और विकास के नाम पर वोट पड़े, तो ये स्थितियां हैं। इसीलिए इन चरणों में, खासतौर से ये 3 चरण, जो 5वां, 6ठा और आखिरी चरण जो आने वाला है, ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है और इतना संवेदनशील भी है। जैसे इसी आज के 6ठे चरण को देखिए तो ये बाहुबलियों का इलाका कहा जाता है। मऊ में मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, अपने लोगों को लड़ा रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी ने, योगी जी चाहते थे कि उनके लोगों को भी भाजपा टिकट दे, उनके लोगों को जब टिकट नहीं मिले तो 14 सीटों पर हिंदू वाहिनी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। 5 सीटों पर हिंदू वाहिनी निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है। तो ये भले ही योगी जी ने उन लोगों को वाहिनी से निकाल दिया है, लेकिन ये वो लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर क्षेत्र में काम करते थे, उनकी भी एक मजबूती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है कि जहां 27 सीटें थी समाजवादी पार्टी की और 7 सीटें थी भाजपा की, 9 सीटें थी बसपा की। आज की तारीख में इन 27 सीटों पर बढ़त हासिल करने के लिए
भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वाराणसी में पूरी भारत सरकार पड़ी हुई है, सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री और सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है प्रधानमंत्री की। तो इस तरीके से जो चीजें हैं, इसका नतीजा ये हुआ है कि विकास पिछड़ गया और जिस तरीके की चीजें आई विकास पीछे चला गया और जिन मुद्दों पर अब बातें हो रही हैं वो जनता के समझ में नहीं आ रही और जनता उनको पसंद भी नहीं कर रही है जो चीजें हो रही हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि विकास के नाम पर जब वोट मांगना शुरू किया था तो आखिर तक उसी पर रहना चाहिए था प्रत्येक पार्टी को। बिल्कुल। कुलसुम तलाबी हमारे साथ हैं और जी, कुलसुम तलाबी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आना चाहूंगा। क्या लग रहा है कुलसुम जी, जिस तरह की चीजें रही हैं और जो बात कही जा रही है कि विकास के नाम की बात चाहे पार्टियां भी करती हैं और लोगों से भी बात करो तो विकास को ही तरजीह देते हुए दिखते हैं, लेकिन जो एक चाहत है और होने में क्या खाई वो बढ़ती जा रही है और भी फैक्टर्स ज्यादा काम करते हैं, चाहे जातिगत समीकरण हो या जैसा कि ये बात निकलकर सामने आ रही है इस चर्चा में कि जो बाहुबली लोग हैं उनका भी एक वर्चस्व देखने को मिलता रहा है। देखिए, रविंद्र सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कही और क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट हम दोनों लक्ष्मण कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले कांग्रेस ने और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने और बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव ने अपनी अपनी बात कही। जाहिर बात है कि वो अपनी तरह से इस चुनाव को देखते हैं, मगर हम जो अखबार के लोग हैं वो हम एक ओवरऑल व्यू जब लेते हैं तो हमें लगता है कि शायद दोनों की बातों को कुछ आधा आधा अधूरा समझ में आती है बात। जहाँ तक मिस्टर राणा ने कहा कि इतनी महंगाई कम करी गई है और गैस की बात करी, कुकिंग गैस के क्या प्राइस हैं, तो मुझे लगता है उनकी नॉलेज अभी अपडेट नहीं है। शुरुआत में ज़रूर कुछ लोगों ने अपनी जो सब्सिडी थी वो छोड़ी थी, मगर आपने उस सब्सिडी को छोड़कर आज जो गैस के प्राइसेस हैं अगर उसको वो कंपेयर करें तो जो हमारा कॉमन आदमी है जिसको हम जैसे जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए वो चीज़ें आसान नहीं हैं। तो हम बार बार जब जनता की बात करते हैं, मास मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बहुत भूल जाते हैं कि हम उसी आदमी के साथ ज्यादती करते हैं जो लाइन में खड़े होकर आपको वोट देता है और ये उम्मीद करता है कि 5 साल। जैसे कि छोटी सी बात कहूं, जब हम अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते हैं तब हम देखते हैं उसमें स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर हमसे पैसे लिए जाते हैं। बाय हमसे मेरा मतलब कॉमन आदमी से है। और कितनी जगह आपने स्वच्छ भारत अभियान के नाम से कितने करोड़ों रुपए लिए हैं। मुझे लगता है क्या हमें वो सफाई मिली? अगर जनता को वो सफाई मिलती है, कॉमन आदमी को वो सफाई मिलती है, तो वो जरूर उस चीज के लिए खुश होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका विकास करेगी, मगर जब टिकट देने की बात आती है तो वो माइनॉरिटी के लोगों को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं देती है कि वो कहती है ये हमारे वोटर नहीं है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को जब टाइम उसको वक्त मिला उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी अच्छी तरह रूल किया, ये सबके सामने है। मुझे लगता है एज अ कॉमन आदमी, एज अ वोटर जब हम जाते हैं तो हम ये उम्मीद से जाते हैं और मुझे समझ में भी नहीं आता कि हर लोग ये सोचते हैं कि शायद जनता का 5 साल जो है वो बहुत मेमोरी शॉर्ट होती है। ऐसा नहीं है। 5 साल के बाद जब जनता जवाब देती है तो बहुत तकलीफ होती है। और जैसे कि अभी रविंद्र सिंह जी ने कहा कि पूरी मशीनरी, सेंट्रल मशीनरी आज वाराणसी में लगी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मगर ये मशीनरी तब कहाँ थी जब उनको ये नहीं, वो इसलिए लगी है कि नरेंद्र मोदी जी का जो उनकी इमेज है वो स्टेक पर है। पर क्या इन 5 सालों में उन्हें कभी नहीं याद आया कि ये इमेज जो वो बना रहे हैं वो कैसी है? यूपी में भी जो गवर्नमेंट है, क्या उसको 5 साल, ये पूरे लास्ट 1 साल में ही सारे डेवलपमेंट के प्लान, सारी चीजें दिख गई? और उसके बाद मुझे एक चीज इसमें और कहनी है कि जिस लेवल पर हमारा चुनाव का स्तर गिर गया है कैंपेनिंग का, उससे शायद जो लोग एक अच्छे सद्भावना की भावना रखते भी थे उन्हें भी बहुत गुस्सा है इस बात का, क्योंकि एक तरफ स्मृति कह रही हैं कि काम नहीं बोलता है, आपका जो आपने जो किया है वो बोलेगा,
आपके कर्म बोल रहे हैं, आपकी नाकामियां बोल रही हैं। दूसरी तरफ जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी लैंग्वेज में भी बहुत बहुत गिरावट आई है। तो आप एक कॉमन आदमी को, लक्ष्मण कॉमन मैन को क्या देंगे? ना तो आप अपनी जबान सही दे रहे हैं, ना उसको आपसे कोई होप है। तो इस बीच में हमें लगता है वोटर बहुत ही तकलीफ के साथ उस लाइन में खड़ा हो रहा है और उसे उम्मीद बहुत कम है, तकलीफ उसे ज्यादा है। बिल्कुल, आम व्यक्ति की बात करने वाली पार्टियां या फिर मूलभूत जरूरत की चीजों की बात करने वाली पार्टियां आखिरकार कितना कुछ कर रही हैं उन लोगों के लिए, और लोगों के मन में क्या कुछ फल फूल रहा है, क्या पक रहा है, और इस बार क्या जनता करने वाली है? क्या जनता भी कंफ्यूज है या फिर कुछ गलतियां कर चुकी हैं और क्या दोहराव होगा या फिर नई सोच के साथ जनता आगे बढ़ेगी? इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा से लेकर बुजुर्ग भी हिस्सा ले रहे हैं और बलिया में 108 साल के बुजुर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाला। लोकतंत्र के महापर्व की खासियत भी यही है कि उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है वोट के चोट के जरिए। और यही वजह है कि 108 साल की उम्र में भी ये जो बुजुर्ग महिला है ये वोट डालने के लिए आई हुई हैं। मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि कहते हैं कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा वोट डालने के लिए, और धीरे धीरे चुनाव आयोग ये काम कर भी रहा है। लेकिन दाद देनी पड़ेगी और तारीफ करनी पड़ेगी ऐसे लोगों के साहस की जो इस उम्र में भी, जहां पे वो खुद चल नहीं पा रही हैं, परिवार के सदस्य उन्हें लेकर के वोट डलवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वोट की चोट तो देनी है, अपना महत्वपूर्ण योगदान तो देना है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। आपने वोट दिया है? बोल दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। बहुत बुजुर्ग हैं, बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन हाँ वोट तो दिया है। वोट इसलिए दिया है कि जो भी प्रदेश का हाल है या फिर विधानसभा क्षेत्र का हाल है, जो भी काम नहीं हुए हैं, कम से कम अपने प्रत्याशी को चुनना है ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वोट दे दिया है और ये सोच के वोट दिया है कि आखिर उन्हें अब सरकार बदलनी है, तस्वीर बदलनी है। आपने इतनी बुजुर्ग महिला है, इनको वोट डलवाने के लिए लेकर के आए, क्या सोच करके, आखिर क्यों? इसलिए कि इस उम्र में वोट दे करके ये जनता को एक संदेश देंगी कि वोट देना हमारा फर्ज है, हर नागरिक का फर्ज है। और ये माँ और ये बेटी दोनों इस उम्र में यहाँ तक चल करके इस पर्व पर अपने फर्ज को निभाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन अब कम से कम वोटर्स जागरूक हैं और वो ये जानते हैं कि नेता चाहे जो भी कहे, प्रत्याशी वो उसी को ही चुनेंगे जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा, फिर चाहे वो सड़क हो, शिक्षा हो, बिजली हो, फिर चाहे वो तमाम मुद्दे हों। कैमरामैन गणेश के साथ अनामिका, APN बलिया। तो जहां भी मतदान चल रहा है, अलग अलग जगह हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं और पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लोगों में जागरूकता बढ़ी है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्र तक आ रहे हैं। जहां एक तरफ मतदान के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए पूरा प्रदेश जी जान से लगा है, वहीं कुशीनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक मतदाता ने घोड़े से आकर मतदान किया। दरअसल कुशीनगर के पडरौना कस्बे के स्वर्ण व्यवसायी शिवजी वर्मा ने मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए घोड़े से आकर मतदान किया। उनका मानना है कि मतदान के इस पर्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैं घोड़े से मतदान करने आया हूं। तो लोगों में जागरूकता और एक सिंबल और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी इस तरह की कवायद सामने आ रही है। इसके पहले जैसे हमने आपको दिखाया कि 108 वर्ष की वृद्धा भी वहां पर मतदान करने आई थी और एक मैसेज देने की कोशिश उनके परिवार की तरफ से, और इस तरह के भी घोड़े के जरिए जो है मतदान करने आए हैं। और इनका भी सीधा सीधा वही मकसद कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक आएँ, और APN भी यही अपील कर रहा है। चर्चा हम कर रहे हैं चुनाव को लेकर, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जो है जो BJP से जुड़े हुए हैं, सरबत हैं जो सरबत जहां फातिमा जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ रविंद्र सिंह और कुलसुम तलहा वरिष्ठ पत्रकार, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से चर्चा में बात हो रही थी और कुलसुम तलहा ने तमाम बातें रखी और आम लोगों की बात हो रही थी, उससे जुड़ने की कवायद और कोशिश और बातें हर पार्टी की तरफ से रहती है, लेकिन वो साकार कितनी हो पाती है, और जाहिर सी बात है कि यही कहीं ना कहीं काउंट करता है चुनाव में। नहीं, बिल्कुल सही है, कुलसुम जी का जो मानना है वो सही है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि यदि 25 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग पसंद करते हैं
15 साल से छत्तीसगढ़ में मतलब वो चौथा टर्म अब होने जाएगा, और ऐसे ही मध्य प्रदेश है। तो यदि वो काम नहीं करते हैं, वो लोकप्रिय नहीं है, वो जनता से नहीं जुड़े हैं, तो उन सरकारों को रिपीट क्यों करते हैं लोग? दर रिपीट क्यों करते हैं, फिर रिपीट क्यों करते हैं? मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि क्या उत्तर प्रदेश में ये रिपीट नहीं हो सकता क्या? उत्तर प्रदेश की जनता क्या देश से अलग है क्या? लेकिन हम ऐसे नेता, ऐसी सोच, ऐसी व्यवस्था नहीं देते हैं। हम खुद दूध पीते हैं और जनता को पानी और गंदा पानी पीने पे मजबूर करते हैं। ये नहीं चलेगा भैया। हम विदेशों में ऐश करते हैं जनता के धन पे, और वहां जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरते हैं। ये कैसे चलेगा? उसी समय लोग जो है विदेशों में मौज कर रहे होते हैं, और यहाँ एक एक पलंग पे 3-3 बच्चों को लेटा के इलाज होता है। ये तमाशा हो गया लोकतंत्र के साथ। बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी, कहने और करने में जो एक बड़ा अंतर और खाई दिख रहा है, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसका तरीका क्या है और समाधान क्या है। अगर चुनावों की बात करें, जातिगत समीकरण से दूर रहने की बात सभी कहते हैं, रमन सिंह बाहुबलियों से दूर रहने की बात सभी कहते हैं, लेकिन वो भी दिखता है। नहीं, बिल्कुल बाहुबलियों का भी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जब लोकसभा में पहली बार बोले थे, मुझे याद पड़ रहा है, बाकी कुलसुम जी और ये बताएंगे रविंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा था कि साल भर के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसको घोषित होना चाहिए। वो मुकदमे लिए और उसमें कब फैसला आएगा और कब नहीं आएगा, और वो कहेगा ये तो महज आरोप हैं और वो अपराधी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो साफ होनी चाहिए सबके सामने। सरबजा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरविंद जी, बड़ी अच्छी बात कही बीजेपी के भाई ने हमसे कि यहाँ जनता परेशान होती है और जनता के पैसे से ही हम विदेशों में ऐश कर रहे होते हैं। सही कहा। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करके हमारे प्रधानमंत्री जी जापान, जर्मन विदेश चले जाते हैं और वहां उपहास करते हैं लोगों का लाइन में लगे हुए का। यहाँ जनता पैसे को मजबूर हो जाती है, साथ ही 150 लोगों की मौत हो जाती है उस नोटबंदी के कारण। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ना तो वो सरहद पे लड़ते हुए मरे थे, शहीद हुए थे, और ना ही वो किसी बीमारी से मरे थे। आखिर उनका क्या कसूर था कि वो अपने पैसे के लिए ही लाइन में लग गए? इसका जवाब तो आपको जरूर देना पड़ेगा। जिस मकसद से आप चले थे, आपने डे फर्स्ट कहा था काला धन की बात, आपने सेकेंड डे कहा आतंकवाद को रोकने की बात, आपने तीसरे दिन कहा कि जो गलत नोट आ जाते हैं, जाली नोट आ जाते हैं, जाली करेंसी हमारे बीच आ जाती है, उसको रोकने की बात। आप हर जगह फेल रहे। आप 50 दिन का टाइम मांगे, आप 50 दिन क्या 100 दिन में आपने करीब 150 बार रूल एंड रेगुलेशन चेंज किए। सही कह रही थी कुलसुम जी, आखिर आम जनता कहाँ ठगा हुआ महसूस करता। आज आप क्या किए? आज आपने ये किया है कि 4 बार ट्रांजैक्शन करने के बाद जो 5वीं बार ट्रांजैक्शन करेगा, चाहे वो एटीएम से करेगा चाहे वो चेक से करेगा, उसको 150 रुपया चार्ज और उस पर कुछ और ऐड करके 173 रुपये हर चार्ज के बाद देने पड़ेंगे। क्यों? और आपने एक बात और कही कि हाँ, बिजली, पानी, सड़क, ये वो ऑलरेडी पहले से स्वच्छ भारत के नाम पे जो आप हिडन चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पे या कहीं भी अगर हम पे करते हैं पैसे, उसमें देने होते हैं। क्यों? ऑलरेडी टैक्स पे देती है, टैक्स के पे करती है यहाँ की जनता इन सब कामों के लिए। इससे भी पहले ये सब काम हुआ करते थे जो जनता के टैक्स दिए हुए पैसे के द्वारा होता था। फिर आपने एक इतने तरह के टैक्स लगा दिए लोगों पे, जो धीरे धीरे आम लोगों के जेब से पैसे निकल जाते हैं। आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जो आम आदमी है उसको किन किन परेशानियों से जूझना पड़ता है। 86 रुपीज आप गैस के एक सिलेंडर पर, आपको अंदाजा है कि एक आम आदमी के पर कितना बोझ आ गया, एक मिडिल क्लास पे कितना बड़ा बोझ आ गया। हर महीने 80 रुपया, जो 40 रुपया डीजल था वो करीब 60 रुपया आ गया, जो 50 रुपये पेट्रोल था वो करीब 80 रुपये आ गया। इन सब चीजों से आप कब तक मुंह फेरे रहेंगे? आपको इन सब चीजों का जवाब देना ही पड़ेगा। आप कहते हैं कि हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी जगह क्यों नहीं रिपीट हुआ, यूपी में क्यों नहीं रिपीट हो सकता? अवश्य यूपी में रिपीट होगा। यूपी में वही रिकॉर्ड बनेगा जो बिहार में बना था। आप लोग चाहे किस भी तरह का हरबा इस्तेमाल कर लीजिए, यूपी की आवाम बड़ी अकल, बड़ी होश के साथ
वोट कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि यूपी को अपनी जो तरक्की की राह बिल्कुल, चलने अपनी के लिए पार्टियां उसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी बातों का अगर जवाब दे या ना दे, लेकिन जनता तो यकीनन जवाब देगी। रविंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव को अगर देखा जाए, कई सारे मुद्दे इस बार छाए रहे, नोटबंदी उनमें से एक रहा, पारिवारिक विवाद भी दिखा और साथ ही साथ पार्टियां अपने सिद्धांतों से समझौता करती हुई भी दिखी। क्या जनता के लिए भी मुश्किल का दौर है ये चुनाव करने में? अरविंद जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता के लिए बड़ा मुश्किल दौर है, इसलिए जनता तो वोट करेगी, वोट करती है, लेकिन समस्या ये है कि जनता की जो चीज़ें हैं, जनता की जो परेशानियां और समस्याएं हैं, उनकी ओर राजनीतिक पार्टियां जब शुरुआत करती हैं, अपने अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, बड़े लंबे लंबे वादे होते हैं, लेकिन फिर उन वादों को उन 5 वर्षों में पूरा करने से ये पार्टियां भूल जाती हैं। अब आप बात करें चाहे समाजवादी पार्टी, इन्होंने जो वादे किए हैं उन्होंने कितने पूरे किए, कितने पूरे नहीं किए, ये समाजवादी पार्टी लोगों को बता रही है। उनमें से कितने पूरे हुए, कौन से काम हुए, कौन से नहीं हुए, उसकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई, रविंद्र जी माफी चाहूंगा, लौटूंगा आपके पास। तो लोकतंत्र के इस महापर्व पर मणिपुर से लेकर यूपी तक मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो युवा हो या पहली बार वोट करने वाले वोटर्स या फिर 100 साल के पड़ाव पार कर चुके बुजुर्ग, जिन्होंने इस पर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, उत्साह लोगों में भरपूर दिख रहा है। हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उत्सुकता लोगों में उसी तरह से और उत्साह बना हुआ, और इसकी खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से। साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम में छठे चरण का जो ये रण है, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इस चुनाव को किस तरह से देखा जाए, क्या मुद्दे हैं और दावे वादों का क्या हुआ, जनता किस ओर जा रही है, किस पर भरोसा जता रही है, किस तरह की चुनौतियां इस चुनाव में। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी इसके पहले आप अपनी बात रख रहे थे कि किस तरह से आने वाले वक्त में जनता के लिए एक चुनौती का दौर रहा है ये। अरविंद जी, मैं बता रहा था, जैसे बनारस की बात करें, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी सांसद बने, और प्रधानमंत्री की अकेले जिम्मेदारी नहीं है कि वो पूरे देश में विकास का काम वही देखें, वही जाएं। जिस तरीके से आज पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल वाराणसी में है, इससे पहले क्यों नहीं ये मंत्री गए, क्यों नहीं गंगा की सफाई के काम की शुरुआत हुई, या वाराणसी के लिए जो घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की थी, तो प्रधानमंत्री को जाके हर विभाग का काम नहीं करना था। बात कहने की यह है कि जिन मंत्रियों को सौंपा गया, जिन मंत्रालयों के काम है, उन मंत्रालयों ने 3 वर्षों में वो काम नहीं किए। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर हमारा सांसद, हम दूसरी पार्टियों के सांसदों की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि 73 सांसदों को उन्होंने कहा कि आप एक एक गांव गोद लीजिए और उसका विकास कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने भी एक जयपुर गांव वाराणसी में गोद लिया। आपको ताज्जुब होगा जान के, इन 3 वर्षों में जिन 73 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी के गांव गोद लिए हैं, उन गांवों के विकास की तस्वीर देखें तो 0 है एक तरीके से। उन गांवों में विकास नहीं हुआ है, तो आखिर उन सांसदों ने काम क्यों नहीं किया? ठीक है, अब हर आदमी का रिपोर्ट कार्ड नरेंद्र मोदी ही देखेंगे, वही जानेंगे। तो इसलिए जनता को भी विकास के लिए अब भरमाने से काम नहीं चलेगा। वो दिन आ गए हैं कि जब जनता अब जवाब देगी, उसे विकास चाहिए, वो जिम्मेदारियां मढ़ेगी। और इस तरीके से अब होना तो यही चाहिए कि अच्छी बात है कि इन्हीं की पार्टी एक सांसद रिकॉल वाला विधेयक ला रहे हैं। ऐसे सांसदों और विधायकों को वापस बुलाए जाने की का कानून बनना चाहिए कि जो 5 वर्षों में वादा करने के बाद चुनाव जीतते हैं और फिर काम नहीं करते हैं। तो ऐसे सांसदों को नाकारा घोषित करके वापस बुलाया जाना चाहिए, तब जनता के काम होंगे। जवाब देना चाहेंगे अगर आप? बिल्कुल, देखिए, नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसे अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा कि नोटबंदी, तो ये लोग जिस दिन 8 नवंबर को ये नोटबंदी हुई थी, उसी दिन जो है अपना खोपड़ी, अपनी छाती सब पीट रहे थे, और पूरे देश की जनता को इन्होंने जगह जगह जाके, जिसमें इनके राहुल गांधी जी भी थे, मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिनका इन्होंने नाम लिया वो हमारे साथ थे, नवीन पटनायक हमारे साथ थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मिली जुली जो मिश्रण था, उसके खिलाफ लोगों में ये गए, मीडिया भी गया,
तो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय आज आया है, ये निर्णय अगर 20 साल पहले आ जाता तो देश में आज आतंकवाद ना होता, देश में आज फेक करेंसी ना होती, देश में आज काला बाजारी नहीं होती। लेकिन ये निर्णय लेगा कौन? ये निर्णय लेने का साहस लेने वाला प्रधानमंत्री भी वही होगा। जैसे कहावत है कि शस्त्र है और साहस नहीं, तो शस्त्र किस काम का है? राजनीति है और ईमानदारी नहीं तो राजनीति किस काम की है? प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, आज जम्मू कश्मीर में लड़के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं तो वही फेक करेंसी पकड़ा देते थे, मिलिट्री पे 2 चुनावी दौर में ही क्या इस तरह की साहस की बात, जैसा कि रविंद्र जी ने बात रखी कि चुनावी दौर में इस तरह की चीजें क्यों दिखती हैं, रियल ग्राउंड पर ऐसे लंबे वक्त में ऐसा कुछ नहीं होता। इसका जवाब सुन लीजिए। इन्होंने कहा फेक करेंसी। ठीक है नरेंद्र जी, वक्त बहुत कम है, एक कमेंट सबसे ले लेते हैं, सब जहाँ से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं जी। आपने कहा फेक करेंसी मार्केट में आती थी, आपने कहा आतंकवाद की बात, 2 दिन के बाद आतंकवाद के जेब में, एक आतंकी के जेब में पैसे, आप फेल हो गए हैं, आप नोटबंदी के मामले में फेल हो गए हैं। ऑपोजिशन की पार्टीज हमेशा एक दूसरे पे चार्जेस लगाती और हम आज नहीं, हम इसको निरंतर जारी रखेंगे जनता के हित में। नोटबंदी की चीजों को लेकर जनता के हित करेंगे कि ये चीज बात सुनिए, आप हमारी भी बात सुने, क्योंकि हम आपके साथ भी हैं, बीजेपी के साथ भी हैं, एसपी के साथ भी हैं, जो अच्छी तरह काम करते हैं, हम सब उनके साथ हैं। मैं अरविंद जी से ये कहना चाहूंगी कि रविंद्र जी की जो बात है उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अंग्रेजी का एक शब्द है अकाउंटेबिलिटी। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव में, मैनिफेस्टो में करते हैं। मैनिफेस्टो एक बहुत सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके बाद हम भी भूल जाते हैं जो हम चुनाव की हम आई मीन द पॉलिटिशियंस, और उसके बाद जनता भी हमसे नहीं पूछती है, सिर्फ रह जाते हैं। तो मीडिया वाले, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो एक वॉचडॉग की तरह हर बार उनसे पूछा जाए। मुझे लगता है 2 तरह की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर एक अकाउंटेबिलिटी वो है जो जनता पूछे कि आपने क्या किया। आई थिंक आफ्टर द इलेक्शन जितने पहले इंपॉर्टेंट है नेताओं के लिए, वैसे इलेक्शन के बाद का वक्त इंपॉर्टेंट है जनता के लिए। उसे ये पूछना चाहिए कि आपने जो जो वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए। दूसरी चीज जो रविंद्र भाई ने जो बात कही, उसी को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। इंटरनल पार्टी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जो लोगों ने परफॉर्म नहीं किया है उनको आपको वापस भेजना चाहिए। आपको ये जो एक शोर मचा हुआ है, एक परेशानी है कि वाराणसी में कोई कह रहा है गोरखपुर में तार पकड़ के दिखाओ कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन वही लोग जब रथ पे सवार होके जाते हैं तो उनको डक करना पड़ता है, अपना सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो तार से कहीं वो ना जल जाए। तो ये मैं कहूंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अगर आप जनता के साथ नहीं है तो जनता आपको बहुत ही अहम बात कही कुलसुम जी ने, और आरोपों प्रत्यारोपों से अलग इन बातों पर ध्यान दिया जाए, और एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वो मुख्य चीजों पर ही ध्यान केंद्रित रखे। विकास की बातें जो कही जा रही हैं उसी के आधार पर आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं फिर विकास की बातें जो है जमीनी स्तर पर भी खुलकर और दिखेगी आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और उधर कुशीनगर की बात करें तो वहाँ 11 बजे तक 30.15% मतदान हुआ है। बलिया में 11 बजे तक 27% मतदान हुआ है। गोरखपुर की बात करें तो वहां 22.03% मतदान हुआ, और मऊ में 11 बजे तक 27.62% मतदान हुआ है। आजमगढ़ की बात कर ले तो यहां पर 20.87% मतदान हुआ है। तो चुनाव से जुड़ी ये खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।